हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग एक नई जंग की तैयारी करने वाले हैं और वो जंग है नीट 2025। तो जिन बच्चों ने नीट 2024 का पेपर दिया और उनका पेपर थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई होती है, लड़ाई में कभी कभार जीत होती है, कभी कभार हार होती है, लेकिन हार के बैठना नहीं है। वो बाजी बाजी कर वाला डायलॉग नहीं मानने वाला था मैं। हार के बैठना नहीं है, हमें कोशिश करनी है और एक दिन डॉक्टर बन के दिखाना है। जी हाँ, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पहले चैप्टर की और बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलो भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचो कि आप लोग कहीं पे भी बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद में आपको तमाम चीजें मिलती हैं। आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। कुछ तो होती हैं लिविंग, जिनमें जान होती है, और कुछ होती हैं नॉन लिविंग। क्या है भाई? एक तो लिविंग है और एक क्या है? नॉन लिविंग। अब आपने सोचा कि यार लिविंग को हम लिविंग क्यों कह रहे हैं और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्यों कह रहे हैं? तो हमें इसमें पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो सारे डिफरेंस जो जनरेट हुए, जैसे कि आप कहते हैं कि लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लिविंग कॉन्शियस होते हैं, नॉन लिविंग कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जनरेट कैसे हुए? इनमें ये डिफरेंसेस आखिर आए क्यों? तो यहां पे बेटे आंसर है कि लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। लिविंग किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। वहीं पे नॉन लिविंग के पास में सेल या सेल्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो याद रखो बेटा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि लिविंग कौन है, तो लिविंग वो है या तो वो एक सेल है या फिर वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग। और जिनके पास में सेल या सेल्स नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। तो आपको इतनी बात क्लियर है कि भैया सेल से मिलकर बने हैं तो लिविंग है और नहीं है तो नॉन लिविंग है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास में सिर्फ एक ही सेल होती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे लोग जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, ऐसे लोग जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम लोगों के पास में करोड़ों अरबों सेल हैं बेटा, ठीक है ना। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आप समझ गए कि सर सेल कोई चीज होती है, अगर जिसकी बॉडी उस सेल से या सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें हम लिविंग कहते हैं, और जिनके पास सेल्स नहीं होती हैं उन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं। अगर एक ही सेल से मिलकर बॉडी बनी है तो वो यूनिसेल्यूलर है, और बहुत सारी सेल्स हैं तो मल्टी सेल्यूलर। पर सर जी ये सेल्स होती क्या है? क्योंकि हम तो बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं सेल्स क्या होती हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है, आइए बताते हैं सेल्स क्या होती हैं।
तो बेटा आप सोचो कि सबसे पहले जब इस धरती पे कुछ नहीं था तो क्या था बताओ? एटम, यानी कि अणु हुआ करते थे, और बहुत सारे एटम्स आपस में पास में आए, आपस में मिले, तो क्या बने बेटा? वो बने मॉलिक्यूल्स। वो क्या बने? मॉलिक्यूल्स। अब यहां से हमारी गाड़ी दो रास्तों पे चल सकती है। एक रास्ता तो केमिस्ट्री की तरफ जाता है और एक रास्ता बायोलॉजी की तरफ। अब भाई हमें केमिस्ट्री की तरफ तो जाना नहीं है, हमें जाना है बायोलॉजी की तरफ। तो एटम, एटम से बने मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बने सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बने बच्चों? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर बने। जैसे सपोज आप एक बात मानने की कोशिश करो कि आपको एक दीवार बनानी है, आपको एक वॉल बनानी है, राइट? आपको एक वॉल बनानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बड़ी छोटी कैसी भी दीवार है, इस दीवार को बनने के लिए हमें सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए थी, तो आपका जवाब आने वाला है ब्रिक, यानी कि ईंट। लेकिन जो ये ईंट है बेटा, ये ईंट भी तो पहले कुछ थी, ईंट भी तो पहले कुछ थी। तो जो आज एक पक्की ईंट है, वो पहले एक कच्ची ईंट हुआ करती थी, और उसी कच्ची ईंट को मान लेते हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। और जो कच्ची ईंट थी वो एक मिट्टी का डेला हुआ करती थी, यानी कि मिट्टी का बंच हुआ करती थी, उसको मान लेते हैं मॉलिक्यूल। और एक मिट्टी के कण को मान लेते हैं एटम। तो एक मिट्टी के कण से बहुत सारे मिट्टी के कण जुड़कर एक डेला बना, जिसे हमने क्या कहा? मॉलिक्यूल कहा। और वो आगे चलकर बना सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद में जब हमने उसे भट्टी में डाला, तब हमारी बनके तैयार हुई एक ईंट, यानी कि एक सेल। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आती है? आ गई होगी शायद। अब देखो बेटा, यहां पे अगर हम बात करें कि जो ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं जिनसे मिलकर ये सेल बनी है, ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर बेटा क्या है? तो ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे डीएनए, जैसे आरएनए, जैसे प्रोटीन। ठीक है ना? तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से मिलकर बेटा क्या बनती है? सेल बनती है। अब हमें ये तो पता चल गया सर कि ये सेल बन गई, ये मान लो एक सेल है। अब ऐसी बहुत सारी सेल्स आपस में एग्रीगेट होती हैं बच्चों, ऐसी बहुत सारी सेल्स आपस में एग्रीगेट होती हैं, और एग्रीगेट होने के बाद में बनता है बच्चों टिश्यू। और टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बताओ? ऊतक बोलते हैं। तो सेल बनी और बहुत सारी सेल्स आपस में एग्रीगेट होकर क्या बना बताओ? टिश्यू बना। अब ये टिश्यू से बेटा बनते हैं ऑर्गन्स। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, यानी कि हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। तो ये जो सब ऑर्गन्स हैं, ये सब किससे मिलकर बने हैं बताओ? टिश्यू से मिलकर बने, राइट? अच्छा जी, अब ये जो ऑर्गन्स हैं बेटा, ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है ना? एक एक क्या बना लेते हैं? सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। सर जी, ये ऑर्गन सिस्टम किस बला का नाम है? तो देखो, आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, राइट? अब अगर हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है इस माउथ से, यानी कि ओपनिंग से। फिर क्या आती है? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या है? हमारे पैलेट हैं, टीथ हैं, टंग्स हैं। फिर क्या आता है बेटा? फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। तो जितने भी मैंने अभी नाम दिए, टीथ, टंग, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, आगे चल के इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, ये सब बेटा क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स आपस में जुड़कर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम के पास में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन सिस्टम के पास में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया ये एक कोई भी एक इंसान बन गया प्यारा सा, तो इसके पास में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि ये इंसान एक दीवार है?
ये इंसान एक दीवार है, ये कंप्लीट दीवार है, और इसको बनाने के लिए वो छोटी से छोटी कंप्लीट यूनिट, मैं फिर से कह रहा हूं, वो छोटी से छोटी कंप्लीट यूनिट बेटा क्या थी? सेल्स थी। यानी कि ये जो इंसान है ये किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, कहा जाता है क्या? नोट, कहा जाता है सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर कह दो ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल एक सबसे छोटी, एक सबसे बेसिक इकाई है, एक सबसे बेसिक महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को डेवलप करने के लिए। सेल एक सबसे ज्यादा बेसिक, छोटी, जरूरी इकाई है। अब हमेशा मेरे साथ ये होता है, जब जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो उन्हें ये तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, सेल ने हमारी बॉडी बनाई, तो आप हमसे कह रहे हो कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। माना सर, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन भाई सेल फंक्शनल यूनिट कैसे है? और ये समझाना बहुत टफ है बच्चों को कि सेल फंक्शनल यूनिट कैसे। चलिए, आप लोग अच्छे बच्चे लग रहे हैं, आपको समझाने की हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखो, हम आपसे कहते हैं कि हमें भूख लगी, हमें भूख लग रही, हमें क्या लग रही? भूख, हमें लग रही है भूख। जब मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख लगी, तो आपने कहा कि सर आपको भूख क्यों लगी और कहां लगी? अब ये एक टफ क्वेश्चन कि हमें भूख क्यों लगी और कहां लगी। अगर इसका आंसर तुम खोज लोगे तो तुम समझ जाओगे कि वहां क्यों लिखा हुआ था। बेटा, क्या हमें भूख पेट में लगी? अच्छा, पेट में लगी, लेकिन हम पूरे दिन जागते हैं और हमें दिन में तो बहुत बार भूख लगती है, लेकिन रात में हम इतने घंटे सोते हैं तो भूख नहीं लगती, तो उस टाइम पेट कहाँ जाता है? अच्छा, तो फिर भूख दिमाग में लगी? नहीं। मतलब ऐसा है कि अगर दिमाग हमारा ना बताए तो क्या भूख हमें लगी ही नहीं? क्या हमें फिर खाने की जरूरत ही नहीं है हमारी बॉडी को? तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अपने दिमाग को किसी तरीके से बंद कर लो तो हमारी बॉडी को खाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इररिलेवेंट लग रहा है, लेकिन हमें ये भूख लगी क्यों? दूसरा क्वेश्चन। तो बेटा, इसका आंसर जरा सुनने की कोशिश करो। हमें भूख इसलिए लगी क्योंकि हमारी बॉडी को बच्चों एनर्जी की जरूरत थी। सर, एनर्जी की जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमारी बॉडी को वर्क करना है, और वर्क करना है मतलब हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करना है। भैया बहुत अच्छी बात है फिर तो, यानी कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड थी, और इसीलिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अच्छा, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और बॉडी हमारी किससे मिलकर बनी है बच्चों? सेल से मिलकर बनी है। तो जो हमें लगता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वास्तव में वो एनर्जी किसको चाहिए? सेल को। और बहुत सारी सेल्स जब आपस में क्या होंगी, उनको एनर्जी मिलेगी तो वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये बात समझने की कोशिश करें कि जो हमें भूख लगी वो कहां पे लगी? सेल में लगी। और सेल में भूख क्यों लगी? क्योंकि सेल को जरूरी थी एनर्जी, ताकि वो क्या काम कर सके? वर्क। तो जो भी हमारी चीजें हैं, हमें मान लो हमें एनर्जी की जरूरत है, या हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, या हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, तो बेसिकली ये सब है किस चीज के लिए? सेल के लिए। और यही एक कारण है बच्चों कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग।
अभी अभी हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है, और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी बेसिकली फंक्शंस किसके हैं? सेल के। तो बच्चों मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ये बात सही है कि भाई देखो, एक कम से कम एक सेल का तो होना जरूरी है अगर हम कहते हैं कि कोई भी लिविंग है, राइट। तो अगर हम किसी को लिविंग मानते हैं तो कम से कम उसका एक सेल उसके पास जरूर हो, और एक सेल बेटा उसके अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकती है। जैसे आप जानते हो कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक ही सेल से मिलकर बना होता है और वो सारी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि सरवाइव कर सकता है। तो सर्वाइवल के लिए एक बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? कम से कम एक सेल। लेकिन दूसरा पॉइंट बेटा आपकी एनसीईआरटी कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। यानी कि अगर कुछ भी एक सेल से कम है बेटा, कुछ भी एक सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे अगर आप चाहो कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका सरवाइव कर ले, नहीं कर सकता। आप चाहो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका सरवाइव कर ले, नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बेटा वैसे ही है जैसे हम चाहें कि हमारा हार्ट हमारी बॉडी से निकाल दिया जाए और वो सरवाइव करे, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर्वाइवल के लिए या लिविंग कहलाने के लिए कम से कम एक सेल होना जरूरी है, और एक सेल से कम कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। बच्चों इसी के साथ मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूं, और एग्जाम्पल है बेटा वायरस का। वायरस क्या एग्जाम्पल है बताओ? वायरस को बेटा हम यूनिसेल्युलर ना कह के ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि वायरस को हम कंप्लीट सेल नहीं मानते हैं, और इसी वजह से वायरस को बेटा नॉन लिविंग समझा जाता है। वायरस को क्या समझा जाता है? नॉन लिविंग। वायरस तभी लिविंग होता है जब वो एक सेल के अंदर एंटर हो जाए, यानी कि एक सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए। तो याद रखना बच्चों, वायरस यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस एक सेल्युलर स्ट्रक्चर है, और इसीलिए वायरस को क्या कंसीडर करेंगे? नॉन लिविंग। हालांकि आप जानते हो कि वायरस नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का लिंक है। तो उम्मीद है ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए। आगे की बात करें, अब हम लोग कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, इस दुनिया की सबसे पहली सेल किसने खोजी? तो वेरी गुड, आप लोगों को आंसर पता है, रॉबर्ट हुक ने। इस दुनिया की सबसे पहली सेल बेटा किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने खोजी। बहुत अच्छी बात। और कब खोजी बच्चों? 1665, ठीक है ना, 1665, और कुछ बुक 1664 लिखती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार एक सेल को खोजा। अब हम आपको बताते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने ये सेल खोजी, इसकी क्या विशेष बातें थी। बच्चों जो पहली सेल खोजी गई वो प्लांट सेल। कौन सी सेल थी बताओ? प्लांट सेल थी। अच्छा जी, किस प्लांट की सेल थी? तो हम कह रहे हैं वो थी बेटा ओक ट्री। और ओक ट्री को तुम लोग बोल सकते हो क्यूरेकस
सुबर, ये इसका बॉटनिकल नेम है, क्यूरेकस सुबर। तो एक प्लांट सेल थी जिसको सबसे पहली बार खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा। अच्छा जी सर, ये जो प्लांट सेल थी ये प्लांट के किस हिस्से की सेल थी? तो बेटा ये जो प्लांट सेल थी ये इस ओक ट्री या क्यूरेकस सुबर की कॉर्क सेल थी। क्या थी बता? कॉर्क सेल थी। और ये बेटा कैसी थी? डेड थी। तो जो पहली सेल खोजी, या तुमसे पूछा जाए कि फर्स्ट डेड सेल या फर्स्ट प्लांट सेल, तीनों का आंसर एक ही है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो दुनिया की पहली सेल क्या थी बेटा? प्लांट सेल थी जो खोजी गई। और वो किसके, कौन से प्लांट की सेल थी? ओक ट्री के। कहां की? कॉर्क की सेल। और वो कैसी थी बताओ? डेड सेल थी। राइट। अच्छा, कहते हैं कि जब रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से पहली बार इस कॉर्क सेल को देखा तो इन्हें हनी कॉम्ब लाइक, हनी सिंह नहीं बेटा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दिए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। और इन्हीं को इन्होंने क्या बोला? ये सेल हैं। अब ये सारी बातें बच्चों इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक में लिखी और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ठीक है ना? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में ये सारी डिटेल्स रॉबर्ट हुक ने लिखी। तो दुनिया की पहली सेल कौन सी थी? प्लांट सेल थी। और ये कैसी थी? डेड सेल थी। किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन बेटा एक बात जरा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। अगर मैं तुमसे कहूं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे भूल जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक एनिमल सेल है, ये क्या है बताओ? एनिमल सेल, एनिमल सेल है ना, ये एक एनिमल सेल। और बच्चों ये एक प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल। अब आपको साफ साफ एक डिफरेंस दिख रहा है कि यार ये वाली चीज तो सेम है और ये वाली चीज भी सेम है, लेकिन इस प्लांट सेल के पास में इसके अलावा कुछ एक कवरिंग है। बच्चों इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अभी बताऊंगा आगे, लेकिन बताना यहां पे थोड़ा जरूरी है। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये सेल वॉल बच्चे कैसी होती है? ये होती है डेड। ये कैसी होती है? डेड होती है। जो ये वाली कवरिंग है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि होती है लिविंग। तो बच्चों इस डेड सेल वॉल को अगर हटा दिया जाए तो प्लांट के अंदर ये वाला हिस्सा और एनिमल के अंदर ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या है बताओ? लिविंग। ये दोनों हिस्से क्या है बताओ? लिविंग। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये डेड प्लांट सेल थी, मतलब जो इसका लिविंग हिस्सा था वो मर गया था। जो लिविंग हिस्सा था वो मर गया था। तो इन्होंने जो देखा वो वास्तव में सेल पूरी ना देखकर इन्होंने क्या देखा? एक डेड हिस्सा देखा, जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहां पे एक बहुत अच्छे से बात ध्यान रखो, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है आपको फ्यूचर में, कि रॉबर्ट हुक ने पहली सेल की तो खोज की, या पहली प्लांट की तो सेल की खोज की, लेकिन साथ ही साथ ही इज ऑल्सो डिस्कवरर ऑफ सेल वॉल। तो कभी आपसे यह पूछा जाए कि भैया सेल वॉल किसने डिस्कवर की, तो भी आपको नाम बताना है रॉबर्ट हुक का। तो सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक और फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये तो बात रही सर डेड सेल की। व्हाट अबाउट लिविंग सेल? तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। तो सबसे पहले
पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? तो वो की थी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, और बेटा इसको किया था 1674 में, 1674 में। इसके बाद में न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, केंद्रक की खोज किसने की? तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। तो ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, आपको पता होने चाहिए। आगे की बात करते हैं बेटा, समझो। अब कुछ बेसिक सी चीज जो कई बार हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, वो बात करने की कोशिश करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, देखो भाई, अभी तक क्या हुआ था? अभी तक खोजे जा चुके थे, न्यूक्लियस खोजा जा चुका था, सेल वॉल खोजी जा चुकी थी, लिविंग सेल खोजी जा चुकी थी, डेड सेल खोजी जा चुकी थी। अब धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ी, और चीजें डाइवर्स होती गई। अब यहाँ पे सेल थ्योरी की बात बच्चों आने वाली है। तो ये सेल थ्योरी, आज हम लोग जो भी कुछ सेल के लिए पढ़ते हैं वो सब सेल थ्योरी ही है। जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब क्या है बताओ? सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में ही ये सब लिखा हुआ है। लेकिन उतना सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, उस चीज को समझिए। वहां से लाइन से क्वेश्चन आ जाता है और आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा भी इधर उधर हुए तो। सोचो क्या है। पहली बात तो सेल थ्योरी formulated by M. Shielding and T. Shawn। तो जो सेल थ्योरी थी बेटा, वो दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी। एक थे मैथियस शील्डन और थियोडर शॉन, जिसको हम एम शील्डन और टी शॉन कहते हैं। तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय मैथियस शील्डन एंड टी शॉन, ये तो एक बात हो गई। अब इनके बारे में जानते हैं कि भैया कौन महान लोग थे। तो अगर हम लोग मैथियस शील्डन के बारे में जानना चाहें तो बच्चों ध्यान रहे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे ये? जर्मन बॉटनिस्ट। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इनकी जो वर्किंग थी, वो 1838 की थी। 1838 में इन्होंने वर्क किया। किस पे बेटा वर्क किया इन्होंने प्लांट सेल्स पे वर्क किया, और कहा कि प्लांट सेल टिश्यू बनाते हैं, और इन टिश्यूज से क्या बन जाते हैं? प्लांट्स बन जाते हैं। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। यानी क्योंकि ये बॉटनी वाले थे ना, और ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में इन्होंने अपना वर्क किया। किस पे वर्क किया सर? प्लांट सेल पे वर्क किया। और इन्होंने जाना कि भाई प्लांट सेल से टिश्यू बनते हैं और फिर प्लांट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं अलग अलग तरह के प्लांट सेल के मिलने से। ये पूरी बात थी किसकी बताओ? मैथियस शील्डिंग की। मैथियस शील्डिंग की। व्हाट अबाउट द थियोडर शॉन? इन्होंने क्या भैया कहा? क्यों हमारा सिलेबस बढ़ाया? आओ इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या दिक्कतें थी वो भी सुन लेते हैं बेचारे के मुंह से। तो देखो बच्चों, इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी वो समझो।
मैथियस फील्डिंग के बाद में थियोडर शॉन, याद रखो कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट क्या थे बताओ? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। आपको ये बात भले ही अभी बहुत छोटी सी लग रही हो, लेकिन जब मैं एक बार सीपीएमटी का एग्जाम दे रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये जर्मन से बिलोंग करते थे कि ये जर्मन से बिलोंग करते थे, मैं इसी में कंफ्यूज हो गया। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने ट्रिक निकाली। आप समझो, शॉन हम लोग कहते हैं, शॉन किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं। शॉन किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं। शॉन कहते हैं बेटा हंस को, हंस को। और हंस कैसा होता है बताओ? वाइट होता है। पहली बात तो हंस कैसा होता है? वाइट होता है, यानी कि गोरा होता है, गोरा। और हम पे जो अंग्रेजों ने जो हुकूमत की, तो हम कहते थे गोरे गोरे हम पे राज करते थे, और वो सब क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हंस वाइट यानी कि गोरा होता है, और हंस एक एनिमल है, और एनिमल के बारे में कौन बताता है हमें? जूलॉजिस्ट। तो टी शॉन एनिमल यानी कि हंस यानी कि जूलॉजिस्ट थे। हंस कैसा होता है? वाइट यानी कि गोरा, और गोरे कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो टी शॉन क्या थे बेटा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। बहुत छोटी सी बात, आपको लगेगा क्या सर इतना सब कुछ बता रहे, लेकिन वो बाद में पता चलता है पेपर वाले दिन। ठीक है, तो ये जो टी शॉन थे ये क्या थे बताओ? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और इनकी वर्किंग क्या थी बताओ? इनकी वर्किंग थी 1839 से 1839, इनकी 1838, इनकी 1839, सेम टाइम पे लगभग लगभग। अच्छा जी, चूंकि ये जूलॉजिस्ट थे, इनकी वर्किंग किस पे थी? एनिमल सेल्स पे वर्क कर रहे थे। आप सुनो जरा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या हुआ सोचो, इन्होंने तो इतने काम कहा और इतना कहा कह के अपना सो गए आराम से, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनिमल सेल को देखा और इन्होंने पाया कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली, एक पतली सी कवरिंग है, और उस कवरिंग को आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से सुनिए। इन्होंने इस बात पे गौर किया कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली है, जिसे आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक बात कि इन्होंने एनिमल सेल पे वर्क किया, एंड ही इज डिस्कवरर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया था। उस टाइम इन्होंने कहा कि भैया एनिमल सेल के पास में एक पतली सी झिल्ली है जो कवर की हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम बाद में दिया गया, सेल मेम्ब्रेन नाम बाद में दिया गया, ठीक है ना। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बताना है टी शॉन ने की थी। चलो भैया, तो इनको एक तालियां बज गई इनके लिए कि अरे वाह भैया वाह, तुमने जो है एक चीज खोज ली। अब इन्हें लालच आ गया, इन्हें सोचा यार चलो मैं और भी कुछ करने की कोशिश करता हूं। तब इन्होंने एनिमल सेल की जगह फिर प्लांट सेल पे भी रिसर्च करना शुरू करी। सोचो, जूलॉजिस्ट थे लेकिन ये प्लांट्स पे भी रिसर्च करने लगे, और प्लांट पे रिसर्च करने के बाद में इन्हें एक चीज पता चली कि ठीक है भैया, प्लांट के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट के पास में एक और मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस सेल वॉल की डिस्कवरी तो पहले ही हो चुकी थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब इनने सोचा कि मैं आया हूं तो कुछ तो करके जाऊंगा, ऐसे तो खाली हाथ बैठूंगा नहीं। तो सोचो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी करी और बहुत सारे प्लांट सेल की स्टडी की, और इनको एक डिफरेंस मिल गया, और वो डिफरेंस इन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा कि प्रेजेंस
of cell wall is the unique feature of plant cell। भैया देखो, आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। इन्होंने मेहनत की, भले ही इनके सर पे वो ताज नहीं आया कि हाँ इन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी की, लेकिन इन्होंने एक चीज बताई लोगों को। क्या इन्होंने लोगों को ये चीज बताई कि सेल वॉल किसी भी एनिमल के पास नहीं होती है। सेल वॉल किसी भी एनिमल के पास नहीं होती है। सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का। सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक फीचर होता है किसका? प्लांट सेल का। और एंड में चूंकि इन्होंने मजाक मजाक में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की स्टडी कर ली थी, तो एक बात के लिए ये और फोकस हो चुके थे, एक बात के लिए ये और फोकस हो चुके थे। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, व्हाट? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cell and product of cells। समझने की कोशिश करो बच्चों, फिर परेशान हो जाओगे। अगर तुम्हें कहीं पे लिखा मिल जाए कि प्लांट और एनिमल दोनों, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, तो ये हाइपोथेसिस दी थी किसने? शॉन ने। तो शॉन के खाते में कितनी चीजें हैं? 3। क्या क्या? इन्होंने एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म इन्होंने नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इनके खाते में एक चीज क्या है? इनके खाते में ये चीज है कि इन्होंने बताया कि सेल वॉल का पाया जाना एक यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। तीसरी इन्होंने कहा इस दुनिया के चाहे जितने भी प्लांट ले लो, चाहे जितने भी एनिमल्स ले लो, वो सब सेल्स के बने हैं और सेल से बने। ठीक है ना? क्या बने हैं? सेल के बने हैं और सेल से बने हैं। जबकि बेटा इन्होंने, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे शिल्डिन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी ली थी किसकी? प्लांट्स की। इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कंपोज हुए हैं, वो बने हैं सेल से। तो ये भी पूछ सकता है ये किसने कहा, और ये भी पूछ सकता है ये किसने कहा। अब ये लोग मिले आपस में, शाम को मिले डिनर पे। इन्होंने कहा कि यार चलो सेल थ्योरी का काम कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा? उन्होंने कहा भाई मेरा काम तो अच्छा चल रहा है सेल थ्योरी का। इन्होंने अपनी बातें बताई, इन्होंने अपनी बातें बताई, और इन दोनों की बात से एक सेल थ्योरी की बहुत बड़ी बात निकल के आई जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। क्या इन्होंने कहा आपस में साथ में मिलके, ऑल लिविंग organisms are composed of cells and product of cells। देखो बेटा, ये तीसरी बात है बच्चों, ये तीसरी बात है, जरा बहुत ध्यान से सुनना, दिक्कत में आ जाओगे। शॉन ने कहा ऑल प्लांट एंड एनिमल, इन्होंने कहा ऑल प्लांट शिल्डन ने, और इन दोनों का कहा हुआ सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था? ना ही सेल थ्योरी ने किसी भी प्लांट की बात की, ना ही सेल थ्योरी ने किसी भी एनिमल की बात की। सेल थ्योरी ने कहा जितने भी लिविंग हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सब सेल से बने हैं और सेल के बने। ठीक, ये एक आपकी एनसीईआरटी की को आपकी एक लाइन अच्छी लगी सेल थ्योरी की, और ये आपके एनसीईआरटी में ये लाइन है। चलो भैया ठीक, अब इस लाइन के दम पर ये पहुंचे लोगों के पास और इन्होंने बताया कि भाई बात सुनो, इस दुनिया में कितने भी, कोई भी जो लिविंग है, कोई भी लिविंग ले लो, चाहे वो प्लांट ले लो, चाहे एनिमल ले लो, चाहे कोई भी ले लो, वो सब सेल से बना है और सेल का बना है। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, और इन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिज्म किससे बना है? ये ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो इनसे पूछा गया
कि जब ये ऑर्गेनिज्म अपनी मां के पेट में था, यानी कि जब ये जाइगोट था, तो ये सिंगल सेल थी। तो ये क्या थी? सिंगल सेल। लेकिन आज इसके पास में करोड़ों सेल्स, आज इसके पास में करोड़ों सेल्स हैं। तो ये करोड़ों सेल्स कैसे आए? मैंने तुम्हारी ये बात मान ली कि ये सेल का बना है और सेल से बना है, लेकिन ये सेल्स आई कहां से? ये सेल्स आई कहां से? यानी कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, कि भैया नई सेल कैसे बनती है, नई सेल कहां से आएगी? और इसका जवाब शील्डिन और शॉन नहीं दे पाए। और पिक्चर में उतरता है एक नया किरदार जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। क्या नाम है बच्चों? रुडोल्फ विर्चाउ। और बात है 1855 की। रुडोल्फ विर्चाउ ने कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि इस दुनिया में, इस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जो सेल है वो अपनी पुरानी सेल से बनी है, अपनी पुरानी सेल से बनी है। सर कैसे बनी है? कैसे बनी है? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से बनी। किससे बनी है बताओ? कोशिका विभाजन से बनी है। और चूंकि वो समय बहुत पुराने समय की बेटा बात हो रही है, 1855 की बात हो रही है, सोचो आज से कितना साल पुराने की बात हो रही है। तो वहां पे तब ना तो इंग्लिश लैंग्वेज हुआ करती थी, ना हिंदी हुआ करती थी। उस टाइम लैंग्वेज थी लैटिन। और लैटिन लैंग्वेज में तो इनका ये स्टेटमेंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको उन्होंने बोला था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और इसी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा यहां सेल लिखा है मैंने, ओके। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर एक कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से बनी है। और कैसे बनी है? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो बच्चों, आप समझो, आपके पास में एक सेल है, यानी कि ये जाइगोट। अभी हम सेल डिवीजन को नहीं समझेंगे पूरी तरीके से। ये एक जाइगोट है। ये एक जाइगोट एक सेल से दूसरे दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर आपने पढ़ा हो पहले तो इस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम सिखा देंगे आपको। एक सेल से दो सेल बन गई, दो सेल से बेटा कितनी सेल बन गई बताओ? 4 सेल बन गई। दो सेल से कितनी सेल बन गई बताओ? 4 सेल बन गई। इसी तरीके से ये 4 सेल से बताओ कितनी सेल बनेंगी? वेरी गुड, 8 सेल बन जाएंगी। 4 सेल से कितनी सेल बन जाएंगी बताओ? 8 सेल बन जाएंगी। तो आपने ये देखा कि अगर मैं तुमसे इससे पूछूं कि ये सेल तुम किससे मिलकर बनी हो, तो ये कहेगी कि मैं इससे बनी हूं। इससे पूछूं तुम भाई किससे बनी हो, तो ये कहेगी कि भाई मैं इससे बनी हूं। इससे पूछूं तो तुम किससे बनी हो, तो ये कहेगी मैं इससे बनी हूं। और इससे पूछो कि तुम किससे मिलकर बने हो, तो ये कहेगी कि मैं स्पर्म और ओवम के मिलने से बनी, स्पर्म और ओवम के मिलने से बनी। यानी कि इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पास जो सेल्स हैं वो अपनी पुरानी सेल से बनी है। यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला,
और ये हुआ कैसे चमत्कार? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन के थ्रू। तो जो लोगों ने सवाल पूछा था शील्डिन और शॉन से कि कैसे नई कोशिकाएं बनती हैं, तो उसका जवाब किसने दिया? रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया। और रुडोल्फ विर्चाउ ने उसका जवाब दिया, तब हमारे पास सेल थ्योरी के 2 पॉइंट सामने निकल के आए जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। आज हम लोग सेल थ्योरी को कैसे जानते हैं? तो यहां पे देखो एक चीज पूछी जाती है आपसे, मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूं। सेल थ्योरी गिवन बाय सेल थ्योरी गिवन बाय, अगर तुमसे कोई कहे कि सेल थ्योरी किसने दी या फॉर्मुलेटेड बाय, तो तुम क्या कहोगे बताओ? शील्डिन एंड शॉन। बेटा बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा, यहां पे देख लेना। तुमसे पूछे कि हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया? तो तुम कहोगे रुडोल्फ विर्चाउ। किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया? रुडोल्फ विर्चाउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। या इस लाइन को बहुत सारे तरीके से बदल बदल के पूछ सकते हैं, हु गेव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, तो क्या कहोगे? रुडोल्फ विर्चाउ। और आज की जो सेल थ्योरी है उसमें बेटा 2 पॉइंट हैं, 2 मेन पॉइंट है आज की सेल थ्योरी में। पहला पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग organisms are composed of cells and product of cells। और दूसरा बेटा पॉइंट है कि all cells arise from pre-existing cells। तो आज हम सेल थ्योरी को इन दोनों पॉइंट से जानते हैं, जिसमें एक पॉइंट दिया किसने? शील्डिन और शॉन ने दिया, और एक पॉइंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्चाउ ने दिया। मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि सेल थ्योरी में बच्चों बहुत सारे पॉइंट हैं, बस ये जो आप जितना भी सेल के बारे में पढ़ते हैं वो सब सेल थ्योरी का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं, उन 2 पॉइंट्स को हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसी तरीके से शाम को रोज वीडियो आपको पढ़ती रहेंगी। आप लोग तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए और परेशान मत होइए, मेहनत करिए और अच्छे डॉक्टर बनिए। जय हिंद।